क्या मेरी आवाज आ रही है? कृपया बताएं, मेरी आवाज आ रही है क्या? नमस्कार। कृपया बताएं, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? क्या मैं शुरू करूं? अ, आप बताएं कृपया कि मेरी आवाज सही सही आ रही है तो मैं शुरू करूं। मैं अपनी बात शुरू करूं। आप सबको एक बार फिर से नमस्कार। और मैं जनसुलभ पुस्तकालय को धन्यवाद देता हूं कि उसने अपने मंच पे मुझे आमंत्रित किया और कहानी पाठ का अवसर दिया। अ, अब तक मैंने ज्यादातर कविताओं का पाठ किया है, पहली बार कहानी लाइव पढ़ रहा हूँ। वैसे भी कहानी को लेकर के मेरे कहानी लेखन को लेकर के बहुत दिलचस्प बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जनसुलभ पुस्तकालय के अर्पण जी ने कहा था कि आप अपनी बातें भी रखिए, तो कहानी पाठ से पहले कुछ बातें जो मेरे ख्याल से कहानी से कम रोचक नहीं है शायद, कि कहानी लिखते हुए मुझे कई साल हो गए। मैंने लेखन की शुरुआत जब की तो कहानी भी लिखता था, कविताएं भी लिखता था, लेकिन कहानी छपने का जो सिलसिला है, जो नया सिलसिला है, वो 2002 के बाद शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले भी मेरी कहानी छप चुकी थी और कविताओं से पहले मेरी कहानियां छप चुकी थी, जो शायद कम लोगों को मालूम है। लेकिन इधर जब 2002 के बाद कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ, कहानी छपने का, तो बड़े रोचक अनुभव, बहुत बड़ा रोचक अनुभव मुझे हुआ। मुझसे कई लोगों ने यह सवाल किया, बड़े अजीब अंदाज से। कुछ लोगों ने घुमा फिरा कर, तो कुछ लोगों ने सीधे सीधे कि आप कहानी क्यों लिखते हैं। एक आध वरिष्ठ कवि ने तो ये तक कहा कि तुम तो अच्छी भली कविताएं लिख रहे थे, फिर क्या जरूरत है कहानी लिखने की। कुछ साल पहले मुझे पटना पुस्तक मेले में मैं गया तो मुझसे बकायदा यह सवाल किया गया कि आप कहानी क्यों लिखते हैं। मतलब जैसे कि मैं कहानी लिख के कोई गलती कर रहा हूँ, मुझे कहानी नहीं लिखनी चाहिए, मैं क्यों कहानी लिख रहा हूँ भाई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार तुम तो अच्छे भले कवि हो, तो क्यों कहानी लिखते हो। फिर किसी ने पूछा कि सीरियसली कहानी लिखते हो क्या। और कुछ लोगों ने तो मजाक उड़ाया मेरा कि अरे बताइए आप कहानी लिख रहे हैं।
तो कहानी लिखना जैसे कोई लिख करके मैं कोई बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, कोई गुनाह कर रहा हूं, ऐसा ही लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि लोग मुझसे ये क्यों पूछते हैं कि मैं कहानी क्यों लिखता हूं, अरे क्यों नहीं लिखूं, मैं क्यों नहीं लिखना चाहिए मुझे कहानी। तो मतलब ये सवाल अगर को इस तरह से देखा जाए, ये सवाल कुछ कुछ वैसा लगता है, मतलब एक कथाकार के नजरिए से मैं सोचता हूं कि अगर किसी कथाकार से ये पूछा जा रहा है कि आप कहानी क्यों लिखते हैं, ये सवाल वैसा ही है कुछ कि यार तुम्हारी कविता की दुकान तो बड़ी अच्छी चल रही थी, एक दुकान और क्यों खोल ली। एक कहानीकार ने तो, एक नहीं नहीं बल्कि दो कहानीकार ने मुझसे स्पष्ट कहा कि तुम मेरे पेट पे लात मार रहे हो। देखिए ये सारी चीजें हिंदी साहित्य के एक खास चरित्र की ओर इशारा करती हैं। पिछले कुछ समय में, एक दशक या डेढ़ दो दशक में, हिंदी साहित्य पर बाजार का जो असर है उससे लेखक समुदाय भी अछूता नहीं रहा है। और ये बाजार ने एक ब्रांडिंग कर दी है कि अमुक व्यक्ति कवि है, जैसे कि अमुक स्टोर है, अमुक ब्रांड फलना कंपनी का है, कपड़ा बनाते हैं फलना जी, जूता ये बनाते हैं, वॉशिंग पाउडर ये बनाते हैं, इसमें दूसरा कैसे आ गया, टेलीकॉम में फलना है। तो ये सारी बातें एक कहीं ना कहीं बाजार और करियरवाद से जुड़ी हुई है कि आपका करियर जो है, आप कवि के रूप में करियर है आपका, तो आप कहानी क्यों लिखिएगा। आप अगर कहानी लिख रहे हैं तो आप एक कवि के करियर को प्रभावित कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत ही चिंताजनक है। ये सवाल मुझे बहुत परेशान करता है, इसलिए नहीं कि ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है, यह सवाल हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य के ऊपर बढ़ते उपभोक्तावादी दबाव और ये कह सकते हैं कि बाजार का दबाव, करियरवादी दबाव, उसका असर है ये सब। एक लेखक होता है, वो सर्जक होता है, वो सृजन करता होता है। और सृजन को आप किसी दायरे में कैसे मान सकते हैं। एक लेखक अगर बात कर रहा है तो वो भी सृजन, वो अच्छी बातें कर रहा है, उस बातों में भी एक तरह का सृजन झलकता है, उसकी कल्पनाशीलता झलकती है, उसकी भाषा की बुनावट झलकती है, भाषा की जो भाषा में जो खोज है वो झलकती है उसकी बातचीत में भी। तो उसकी बातचीत भी एक रचना है। आप किसी को ये कैसे कह सकते हैं कि वो आदमी कवि है तो वो कविता ही लिखे, वो कहानी ना लिखे, कहानीकार है तो कविता ना लिखे, उपन्यास ना लिखे, वो लेख ना लिखे। ये जो बाड़ेबंदी है साहित्य की विधाओं को लेकर के जो बाड़ेबंदी है, वो कई और तरह की बाड़ेबंदियों की का ही प्रसार है, एक तरह से उसका एक्सटेंशन है। अब आप देखिए, इस सवाल के पीछे ये है कि आपकी पहचान कवि के रूप में है तो आप कहानी क्यों लिखते हैं। आपकी पहचान, बल्कि कुछ लोग सहानुभूति पूर्वक ये बात मुझसे कहते थे कि आपकी पहचान जो है कवि वाली वो गड़बड़ा जाएगी। गड़बड़ा जाए, क्या फर्क पड़ता है। क्या मैं पहचान के लिए लिखता हूं? क्या मैं इसलिए लिखता हूं कि लोग मुझे कवि माने? क्या दूसरे लोग इसीलिए लिखते हैं कि वो कवि बनने के लिए कविता लिखते हैं या कहानीकार कहलाने के लिए कहानी लिखते हैं? खैर, जो लोग लिखते होंगे लिखें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि सृजन, ये जो पहला उद्देश्य है सृजन का, वो है स्वांतः सुखाय, आत्मिक संतुष्टि। एक सृजन करता सृजन से एक तरह का आत्मिक संतोष प्राप्त करता है, यह उसकी बुनियादी शर्त है। और इस आत्मिक सुख की, इसकी कोई सीमा थोड़ी है। इस आत्मिक सुख को क्या किसी दायरे में कैद किया जा सकता है। वो एक कवि सिर्फ इसलिए कहानी ना लिखे कि वो उसकी पहचान खत्म हो जाएगी या इससे दूसरों को कष्ट होगा। अरे सृजन है, सृजन के में विधाओं की क्या बात हो सकती है। हो सकता है एक नई विधा का जन्म हो जाए, एक व्यक्ति सृजन करता जाए और एक नई विधा हो जाए। पहले विधा थोड़ी तय होती है, विधा तय करके थोड़ी लिखा जाता है। जो भी सृजन करता होगा विभिन्न विधाओं में लिखेगा। अगर वो वास्तव में जेन्युइन सृजन करता है, अगर साहित्य को लेके वो करियरवाद में फंसा हुआ है और वो पहचान का मारा हुआ है, तब तो वो शायद नहीं लिखेगा। लेकिन वो वास्तव में एक सच्चा सृजन करता है तो वो विधाओं में नहीं बन सकता,
वो कुछ भी लिख सकता है, उससे संतोष चाहिए, उसे दूसरा जो इसका पहलू है वह है अपनी बात को कहना। और मेरे लिए ये ज्यादा मायने रखता है। साहित्य के जरिए मुझे एक बात कहनी है, एक मूल्य के पक्ष में खड़ा होना, एक विचार के पक्ष में खड़ा होना, एक विचार को पहुंचाना है जन सामान्य तक। यानी अपनी एक राजनीति है हमारी। निश्चित रूप से वो राजनीति मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद से उसके केंद्र में है। तो पहचान की तो बात ही नहीं आती। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंच सके, इसके लिए मैं विधाओं, जितनी विधाओं की जरूरत पड़ेगी उतनों उसमें मैं लिखूंगा। आप मुझे मानिए, कवि मानिए, कहानीकार मानिए, मत मानिए, क्या फर्क पड़ता है। मेरे लिए वो पहचान कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरे लिए मुद्दा है विचार, मेरे लिए मुद्दा है वो मिशन जिसके लिए मैं साहित्य लिखता हूँ। और वो पहुंचाने के लिए उस मिशन के तहत अलग अलग विधाओं में बात करते हैं, अलग अलग विधाओं के जरिए मैं लिखूंगा, अलग अलग प्रयोग करूंगा। मैं कविता लिखूंगा, कहानी लिखूंगा, नाटक लिखूंगा, लेख लिखूंगा, भाषण दूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसमें यह प्रश्न कहां से आ गया कि आप कवि होकर कहानी क्यों लिखते हैं, कहानीकार होकर के कवि कविता क्यों लिखते हैं। तो दरअसल हमारा विरोध भी इसी से है। यह जो ब्रांडिंग है, यह जो बाजार का प्रभाव है, जो करियरवाद है, इससे भी विरोध है और मेरा साहित्य इसके विरोध में खड़ा है। तो इसलिए और आप देखिए कि जितने बड़े लेखक रहे हैं हमारे हिंदी के ही, दूसरी भाषाओं का छोड़ दीजिए, हमारे जो पूर्वज लेखक हैं, वो पूर्वज लेखक विभिन्न विधाओं में लिखते रहे हैं। अब बड़े बड़े कवियों को देखिए, जयशंकर प्रसाद को देखिए, उन्होंने नाटक लिखा, कहानी लिखा, उपन्यास लिखा। निराला को देखिए, निराला ने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, नाटक लिखा। नाटक उन्होंने नहीं लिखा, उपन्यास लिखा। और विधाओं के फेर में वो फंसे भी नहीं। आप बिल्लेसुर बकरिया को क्या कहेंगे, कौन सी विधा में लिखी गई है? उसको उपन्यास मानिए, उसको स्केच मानिए, क्या मानेंगे आप महादेवी वर्मा को देखिए, महादेवी वर्मा कवियत्री थी, उन्होंने गद्य लिखा है। देखिए उनके, आप उसको किस विधा में रखेंगे? आप शब्द चित्र कहिए, कहानी कहिए, जो कहना है कहिए, इससे महादेवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपनी बात कहनी थी, उन्हें यथार्थ प्रस्तुत करना था, इसलिए वो विधाएं, जो विधा उनको माकूल लगी, जो विधाएं उनको अनुकूल लगी, उसमें लिखा उन्होंने। नागार्जुन को देखिए, उन्होंने उपन्यास लिखे। तो इस तरह का जो सवाल है कि आप कवि होकर कहानी क्यों लिखते हैं, कहानी कवि क्यों लिखे, ये सब बहुत ही संकुचित मानसिकता के सवाल हैं, जो साहित्य को बहुत छोटे दायरे में देखते हैं, जिनका लक्ष्य बहुत छोटा होता है, बल्कि क्षुद्र होता है। वो ये सवाल करते हैं कि आप कवि होकर कवि कहानी क्यों लिखते हैं, आप उपन्यास क्यों लिखते हैं, क्या जरूरत है आपको कहानी लिखने की? अरे भाई, जरूरत है। मुझे जनता तक बातें कहनी है, मुझे सवाल उठाने हैं। तो इसमें विधा क्यों आड़े आए? जिस विधा में मन होगा उसमें कहेंगे अपनी बात। तो इसलिए और ज्यादातर और लोगों को यही नहीं मालूम है कि मैंने शुरू से भी कहानियां लिखी हैं। शुरू में भी मैं कहानी लिखता था, बीच में नहीं छपी कहानियां। तो इसलिए यह एक विचित्र बात है कि किसी लेखक को उसके विधाओं में बांध कर देखा जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब एक विधा में लिख रहे होते हैं तो उसमें कई चीजें छूट जाती हैं। यह अपूर्णता का एहसास होता है। एक कविता लिखने के बाद लगता है कि अरे ये बात तो रहेगी। समाज का कई पहलू, कई यथार्थ ऐसा है जो एक विधा में नहीं समा पाता, तो आपको कहना पड़ता है, आपको दूसरी विधा की तलाश करनी पड़ती है। उसके बाद भी बहुत कुछ शेष रह जाता है जिसके लिए सीधे सीधे बात कहनी पड़ती है। हो सकता है उसको लेख में कहना पड़े, हो सकता है भाषण में कहना पड़े उस बात को। तो बात महत्वपूर्ण है, तथ्य महत्वपूर्ण है, वस्तु महत्वपूर्ण है, विधा महत्वपूर्ण नहीं है। तो यही सारी बातें थी। मुझे लगता है बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तो आज मुझे लगता है कि काफी कई मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक बार फिर मैं जनसुलभ पुस्तकालय को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे कहानी पढ़ने का अवसर दिया। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है कत्ल की रात। और ये कहानी 2-3 साल पहले वागर्थ में छपी थी और उसके बाद ये और भी कई जगहों पे छपी, जो संग्रहों में, 2 प्रमुख संग्रहों में यह प्रकाशित हुई है
और एक तीसरे संग्रह में फिर प्रकाशित होने वाली है। तो मेरा मानना है कि एक रचना की यात्रा वही समाप्त नहीं हो जाती एक जगह छपने के बाद। रचना की यात्रा आगे तक चलती रहती है। तो ये कहानी अभी तक लगातार कई जगह छप चुकी है और अभी एक छपने वाली है, हो सकता है आगे भी छपे। तो ये कहानी मैं चाहता हूं कि अब सुनाऊं। एक बार फिर आपको कहानी का शीर्षक बता दूं, कत्ल की रात। कत्ल की रात। करीब 25 वर्षों के बाद मिले थे वे तीन दोस्त। प्रकाश कांत आईपीएस, प्रोफेसर कृष्ण बिहारी और पत्रकार अवध किशोर। हालांकि हमेशा मिलते रहने और एक दूसरे से संपर्क में रहने की कस्में कई बार खाई थी उन्होंने, पर जिंदगी की आपाधापी में जवानी के सारे संकल्प धरे के धरे रह गए। समय के थपेड़े ने उन्हें बहाकर एक दूसरे से बहुत दूर कर दिया। अलग होने के तत्काल बाद के कुछ वर्षों में वे एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, पर धीरे धीरे यह सिलसिला भी खत्म हो गया। कुछ महीने पहले रिश्तों के तार फिर से जुड़े। फेसबुक पर उन्होंने एक दूसरे को खोज निकाला। इस तरह सोशल मीडिया ने संभव किया कि वे एक बार फिर मिले। प्रोफेसर कृष्ण बिहारी के बेटे की शादी तय हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पुराने दोस्तों को जरूर न्योता भेजेंगे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अति व्यस्त रहने वाले वे दोनों मित्र उनके घर आएंगे, पर वे आ गए, उनकी आशा के विपरीत। कभी कभार वे तीनों दोस्त इस दिन की कल्पना किया करते थे। जरा सोचो, हम लोग 20-25 साल बाद मिलेंगे तो कैसा लगेगा यार। उन्होंने कल्पना के आकाश में उड़ने की कोशिश की, लेकिन सुदूर भविष्य की कोई तस्वीर उनके मन के कैनवस पर नहीं बन पाई। आज जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो थोड़ा झेपे, थोड़ा हिचके। अपने दोस्तों का यह रूप उनकी कल्पना से परे था। घुघराले बालों वाला प्रकाश इस तरह गंजा हो जाएगा, यह कृष्ण ने नहीं सोचा था। और मरियल दिखने वाला कृष्ण बड़ी सी तोंद लेकर उनका स्वागत करेगा, यह प्रकाश के लिए हैरत का विषय था। और अवध के चेहरे पर इतनी झुर्रियां, यह बाकी दोनों के लिए झटके की तरह थी। इसी तरह संवाद भी पहले की तरह बेधड़क नहीं शुरू हो गया। शुरू में तीनों थोड़ा औपचारिक रहे। संबंधों पर जमी 25 साल की मिट्टी हटने में थोड़ा वक्त तो लगना ही था। फेसबुक पर संवाद में और आमने सामने बातचीत में फर्क तो होता ही है। यह संयोग था कि प्रकाश और अवध दोनों साथ ही साथ पहुंचे। कृष्ण उन्हें अपने ऊपर के कमरे में ले गए और बताया कि दोनों के रहने का इंतजाम यहीं पर है, दोनों फ्रेश होकर नीचे आ जाएं। दिन भर सगाई समारोह चलता रहा। कृष्ण समारोह में काफी व्यस्त रहे। लड़की वालों के अलावा अन्य मेहमानों की खातिरदारी पर उनका विशेष ध्यान था। लेकिन शाम ढलते ही वह अपने दोनों मित्रों के साथ
ऊपर वाले कमरे में बंद हो गए। अरसे बाद तीनों दोस्त साथ थे। कई मिनट तक वे एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक सबने ठहाका लगाया। अवध ने कहा, यार, हम कितना बदल गए हैं। कभी सोचा था कि हम ऐसे हो जाएंगे एक दिन? कृष्ण ने पूछा, अच्छा यह बताओ क्या लोगे? जो भी लेना हो बता दो, मैंने शानदार बार बना रखी है, देखोगे तो आंखें फटी रह जाएगी। क्यों न अपना वाला ब्रांड लिया जाए, प्रकाश ने कहा। अच्छा, वो बूढ़ा सन्यासी, अवध ने कहा और जोर से हंसे। हाँ, ओल्ड मॉन्क रम पिलाओ, प्रकाश ने कहा। इसी से तो हमारी वर्जिनिटी टूटी थी। वर्जिनिटी, यह कहकर तीनों एक साथ हंसे। याद है पहली बार हमने शराब किस तरह चखी थी? कृष्ण ने पूछा। अरे बाप रे, मेरी तो हालत खराब हो गई थी, लेकिन तुमने गजब प्लानिंग की थी, प्रकाश ने कृष्ण की ओर देखकर कहा। अवध ने कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहा, कहाँ गए थे हम लोग? अरे फिल्म हॉल में, होली का दिन था, मैंने बोतल खरीदी थी। फिर शो शुरू होते ही मैं बोतल लेकर बाथरूम में आ गया, वहां 2 घूंट मारी। फिर प्रकाश आया, इसने 2 बार धीरे से दरवाजा खटखटाया। मैं इसे बोतल देकर चला गया। फिर तुम आए। हाँ हाँ, लेकिन मेरे लिए कुछ बचा कहाँ था? अवध ने याद करते हुए कहा। फिर भी साले तुम ही सबसे ज्यादा टुन्न थे, प्रकाश ने कहा। सच्चाई यह थी कि हॉल में बैठे आधे लोग टुन्न थे। हर सीन पर ताली, सीटी, कोई गा रहा था तो कोई कुछ। यह कर कृष्ण दरवाजा खोलकर थोड़ी देर के लिए बाहर गए, फिर लौट कर आ गए। भाभी जी ने बुलाया था क्या? अवध ने पूछा। अरे नहीं, अब हमारे यहाँ रम मिलना मुश्किल है, वही इंतजाम करवा रहे हैं। बस 10 मिनट में भाई लेकर आ रहा है, कृष्ण बोले। कितने दिन बाद इस तरह सुकून से बैठा हूं, याद नहीं आ रहा कितने दिन बाद। संजोग से खाली हूं आजकल, सो चला आया, प्रकाश ने लंबी सांस लेकर कहा। क्या जिंदगी हो गई है हम लोगों की। अवध यह कहकर अपनी जेब टटोलने लगे। फिर कहा, सिगरेट कहीं रख दी मैंने। कृष्ण ने सिगरेट का पैकेट उछाल दिया और कहा, यह लो। तीनों ने सिगरेट सुलगा ली। अवध ने धुआं छोड़ते हुए कृष्ण से पूछा, और ससुर बनने पर कैसा लग रहा है? कुछ खास नहीं। कुछ साल पहले तक सोचकर बड़ा अजीब लगता था कि एक दिन मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, मेरी बहू आ जाएगी, बड़ा अजीब सा लगेगा। पर अब जबकि ये चीजें एकदम सामने है, सामान्य सा ही लग रहा है, कृष्ण ने जवाब दिया। प्रकाश ने सिगरेट की राख झाड़कर कहा, ठीक कह रहे हो, अंदर से कुछ बदलता नहीं यार। जरा सोचो, जब हम लोग स्कूल में थे तो सोचते थे कि कॉलेज में जाकर न जाने कैसा लगेगा। कॉलेज में सोचते थे जब शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो पता नहीं हम कैसे हो जाएंगे। आज जब हम लोग बुढ़ापे की दहलीज पे खड़े हैं, अंदर से कोई फर्क नहीं आया। मुझे तो लगता है आज भी मैं वही हूं। मेरे भीतर वही फीलिंग अब भी है जब हम हॉस्टल में रहा करते थे। कुछ दिन पहले तक जब कोई अंकल कह देता तो बड़ा बुरा लगता था, लगता था सिर पर हथौड़ा पटक रहा है। लेकिन अब तो आदत हो गई है। 2 साल पहले जब तबीयत खराब हुई, तब यह जरूर महसूस हुआ कि शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। अब पहले की तरह बहुत देर पैदल नहीं चल सकते, थकान हो जाती है। लेकिन मन तो वही है ना, प्रकाश ने टोका। इस पर अवध ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मन वही है। मन कभी बूढ़ा नहीं होता। अब देखो, खाने पीने में कई बंदिशें हैं, लेकिन क्या करें। मुझे समोसे की महक बेचैन कर देती है। मान लो मैं कहीं जा रहा हूं और आसपास कहीं समोसे तले जा रहे हो तो मैं जरूर खरीद लेता हूं, भले मैं खाऊं या नहीं।
लगता है दुनिया का हर समोसा मेरे लिए ही तला जा रहा हो। प्रकाश ने कृष्ण की ओर देखकर कहा, लेकिन प्रोफेसरों का मामला कुछ और है। उनका मन जल्दी बुढ़ा जाता है। क्यों क्यों? कृष्ण ने पूछा। टीचिंग में जल्दी बुजुर्गियत आ जाती है। बंदे को लगता है कि वह सबका गुरु है। सब उससे छोटे ही हैं। पता चला कि कोई आंटी जी पीएचडी करने आ गई, वो भी सर सर बोल रही हैं। प्रकाश ने कहा। इस पर तीनों ने जोर का ठहाका लगाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर दो सज्जन अंदर आए। उन्होंने रम और सोडे की कई बोतलें और 3-4 ग्लास सेंटर टेबल पर रखी। उनके पास 2 प्लेटें भी थी। एक में कटे हुए खीरे, टमाटर थे, तो दूसरे में भुने हुए पापड़। सारा सामान रखकर दोनों चले गए। उनके जाते ही तीनों दोस्त टेबल के इर्द गिर्द जम गए। उन्होंने फटाफट ड्रिंक्स तैयार की और पीने लगे। इस बीच कृष्ण ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लगता है हम अपने हॉस्टल के कमरे में हैं, प्रकाश ने कहा। कहीं दीनानाथ सर ना आ जाएं। कृष्ण की इस बात पर जोर का ठहाका लगा। यार वो गए ऊपर, अवध ने हाथ ऊपर की ओर करके कहा। क्या वे नहीं रहे? प्रकाश के सवाल पर अवध ने कहा, हाँ 2-3 साल पहले गुजर गए बेचारे। उनके जैसे आदमी को हॉस्टल सुपरिटेंडेंट नहीं बनना चाहिए था। प्रकाश ने पापड़ का एक टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। उनसे तो कोई डर ही नहीं सकता था। वो डांटते थे तो हंसी आ जाती थी। उस दिन गजब हुआ जब अंधे ब्लू फिल्म देख रहे थे। कृष्ण ने एक सिप लेकर कहा। अंधे ब्लू फिल्म देख रहे थे? प्रकाश ने चौंक कर पूछा तो कृष्ण ने जवाब दिया, तुम नहीं थे क्या उस दिन? अरे ब्लाइंड हॉस्टल में लड़के ब्लू फिल्म लेकर आए थे। दीनानाथ सर को पता चला तो बनियान पहने ही दौड़े आ गए। कृष्ण की इस बात पर तीनों बड़ी देर तक हंसते रहे। जब उनकी हंसी थमी तो कृष्ण बोले, सबसे मजेदार सीन वो था जब सर ने सारे लड़कों को लाइन में खड़ा कर दिया। हर कोई अपनी सफाई दे रहा था। मैं नहीं था सर, मैं नहीं था सर। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि अंधे और ब्लू फिल्म। यह कहकर प्रकाश घूंट लेने लगे। अवध ने खीरे का एक टुकड़ा मुंह में ले लिया और कहने लगे, अब उस समय भाड़े पर वीसीआर मिलता था। तब लोग फिल्म मंगाकर देखते थे घरों में। अब तो हर आदमी जब चाहे मोबाइल पर जो चाहे देख रहा है। उस दिन दीनानाथ सर ने कई कड़े नियम बना दिए। यह कहकर कृष्ण नई पैक बनाने लगे। यह अलग बात है कि उनका पालन वे नहीं करवा पाए। अवध ने घूंट लेते हुए कहा, उस आदमी की बेबसी पर मुझे तरस आता है। सोचो, एक आदमी अनुशासन लाना चाहता था, सब कुछ ठीक करना चाहता था, पर कर नहीं पा रहा था। असल में सिस्टम उसका साथ नहीं दे रहा था। वह अकेला पड़ गया था। प्रकाश ने अपनी पैक बनाते हुए कहा, दरअसल वही दौर था जब चीजें खत्म होने लगी थी। हमारा वैल्यू सिस्टम चरमरा कर गिर रहा था। यूनिवर्सिटीज तो उसका एक नमूना थी। पूरे देश में यही हो रहा था। आज उसका चरम रूप देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए चुप्पी पसर गई। अवध ने कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ी। दीनानाथ सर इस बात से डरे रहते थे कि कोई उनकी बेटी पर लाइन न मारने लगे। उल्टा बोल रहे हो। वह इस बात से डरे रहते थे कि कहीं उनकी लड़की ही किसी पर डोरे न डालने लगे। प्रकाश ने पापड़ उठाते हुए कहा, सीनियर थी हम लोगों से। अवध ने कृष्ण को देखकर कहा। कृष्ण ने नई बोतल खोलते हुए कहा, बैचमेट भी होती तो क्या कर लेते? एमए के एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था उसने। प्रकाश ने कृष्ण की ओर अपना ग्लास बढ़ाते हुए कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों दोस्त संभले। कृष्ण ने उठकर दरवाजा खोला। वही सज्जन फिर आए जो शराब देकर गए थे। इस बार उनके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें गर्मा गर्म पकौड़े थे। वे कृष्ण को प्लेट थमाकर चले गए। कृष्ण ने दरवाजा बंद कर लिया और प्लेट टेबल पर रखी। अवध ने सबसे पहले एक पकौड़ा उठाया और एक टुकड़ा काट कर कहा, टेस्टी। भाभी जी ने बनाया है। कृष्ण ने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया तो अवध बोले, तुम भाग्यशाली हो बेटा कि तुम्हें एक अच्छी बीवी मिली, इतना अच्छा खाना बनाने वाली। इस पर कृष्ण बोले, लेकिन उसने नॉनवेज खाना छुड़वा दिया। अच्छा, वो नॉनवेज नहीं खाती? प्रकाश ने पूछा। बिल्कुल नहीं। यह कहकर कृष्ण ने भी एक पकौड़ा उठाया। ये जो पकौड़ा है ना, बेसन में नहीं तला गया है।
इसे तलने के लिए पिसे हुए चावल का इस्तेमाल किया गया है। मजा आ गया। प्रकाश ने कहा, भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या तुमने नॉनवेज खाना एकदम छोड़ दिया? कभी कभी बाहर खाता हूँ, कृष्ण ने जवाब दिया। जानते हो, तुम लोगों की भाभी इसी बात से परेशान थी कि कहीं हमारी बहू नॉन वेजिटेरियन ना हो, लेकिन मेरे बेटे ने शाकाहारी बहू चुनी है। बेटा हो तो ऐसा, अवध ने जोर से कहा। तुम्हारे बेटे बहुत दोनों क्यूट हैं, प्रकाश ने कहा और उठकर कमरे से लगे बाथरूम में घुस गए। कृष्ण ने अवध के ग्लास की ओर गौर से देखा और कहा, तुम और क्यों नहीं ले रहे हो? अवध बोले, अब नहीं, डॉक्टर ने मना किया ज्यादा पीने से। अच्छा, आज वो सब नहीं चलेगा पत्रकार महोदय, और लीजिए। कृष्ण ने अवध के ग्लास में थोड़ी और शराब उड़े ली। इस बीच प्रकाश बाथरूम से निकले। उन्हें देखकर कृष्ण ने कहा, और बॉस, सब ठीक है ना? प्रकाश के कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे। उन्होंने कृष्ण के कंधे पर हाथ टिकाकर संतुलन बनाया और बोले, याद है जिस रात हम पीने का प्रोग्राम बनाते थे, उसे तुम कत्ल की रात कहते थे। मैं यही सोच रहा था कि आज वर्षों बाद कत्ल की वही रात आई है। काश यह कभी खत्म ना हो, हम बस यूं ही बैठे बातें करते रहें, मस्ती करते रहें, जैसे उन दिनों किया करते थे। अवध ने कहा, काश ऐसा हो पाता, पर इस रात की भी सुबह होगी। कल से हमें फिर वही अपनी सड़ी जिंदगी में लौट जाना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हो? कृष्ण ने कहा। अवध ने अपना गिलास खाली करते हुए कहा, दो कौड़ी की जिंदगी होती है एक हिंदी पत्रकार की। इतना डरपोक जीव कोई नहीं होता। दिन रात जान सूखी रहती है कि कल कहीं नौकरी न चली जाए। नौकरी गई तो समझो सीधा सड़क पर आता है बंदा, कोई पूछने वाला नहीं, भीख मांगने की नौबत। मैंने तुमसे कहा था कि पीएचडी कर लो, पर तुम्हारे ऊपर पत्रकारिता का भूत सवार था। मैंने समझा तुम मन का काम कर रहे हो। कृष्ण ने घूंट लेकर कहा, अरे उस जमाने में जर्नलिज्म का यह हाल नहीं हुआ था। सब कुछ का एक सिस्टम बना हुआ था। अखबारों में पहले सब कुछ एक कायदे से चलता था। वेतन से लेकर सब कुछ का एक सिस्टम बना हुआ था। यूनियनें हुआ करती थी जो पत्रकारों के हित की रक्षा करती थी। उन दिनों पैसे कम थे, पर एक रुतबा था पत्रकारों का। हमारे लिखे हुए का एक मतलब हुआ करता था। पर आज कुत्ता नहीं पूछता हमें। समाज को भी कोई मतलब नहीं रह गया है। महान विचार फैलते रहिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज समाज को क्या चाहिए? मोबाइल, लैपटॉप, मकान, कार, ये सब चीजें प्रमुख हो गई है। आप पैसे कमाइए और ये सब चीजें ले आइए, बस हो गया। किसी को पढ़ने लिखने से कोई लेना देना नहीं है। हमारे टाइम में चीजें कितनी अलग थी यार। हमारे पापा 5-5 अखबार और कई पत्रिकाएं पढ़ते थे। मेरी माँ बैठकर शरत चंद्र और दूसरे लेखकों के उपन्यास पढ़ती थी। हम सब भाई बहनों के लिए अलग से मैगजीनें आती थीं। आज देख लो घरों में क्या हाल है। टीवी पर बेकार के रियलिटी शो चलते हैं। आप लिखते रहिए बड़ी बड़ी बात, लोग उठाकर फेंक देंगे अखबार, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अवध ने झटके से बोतल उठाई और ग्लास में शराब उड़ेल ली। फिर उसी रौ में कहने लगे, 25-26 साल के लौंडे, ये जो लौंडे मैनेजर आके हमें सिखाते हैं कि ऐसे पत्रकारिता करो, न्यायालय को अदालत लिखो, ऐसे लिखो कि अखबार का मुनाफा बढ़े। आज छप क्या रहा है देख लो। अमुक एक्टर ने कैसा मकान बनवाया, किस एक्ट्रेस ने कुत्ता पाला, किसान आत्महत्या कर ले, या कोई खबर नहीं है। गरीब का पैसा कोई खा जा रहा है या कोई खबर नहीं है। दो कौड़ी के अनपढ़ लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, उन नेताओं की दलाली करके निर्णायक पदों पर बैठ जा रहे हैं। उनके पास आज क्या नहीं है। हम जैसे लोगों को देखो, आज तक किराए के मकान में रहते हैं। मैं तो कई बार डर जाता हूं कि अगर मुझे गंभीर बीमारी हो जाए तो क्या होगा। यह कहकर अवध ने ग्लास से मुंह लगा, यह कहते हुए अवध ने
ग्लास मुंह से लगा लिया। तभी प्रकाश ने कहना शुरू किया, मुझे देखो, तुमसे ज्यादा बुरा हाल है मेरा। मैंने सोचा था कि पुलिस में जाऊंगा तो गरीबों की मदद करूंगा, भ्रष्टाचारियों से लड़ूंगा, सिस्टम के भीतर रहकर सिस्टम को बदलने की कोशिश करूंगा। तुम दोनों को याद होगा, हमारी लंबी लंबी बहसें उजला करती थी। यह कहकर प्रकाश थोड़ी देर के लिए रुके और सिगरेट सुलगाने लगे। उन्हें कृष्ण और अवध गौर से देख रहे थे। प्रकाश ने कहना शुरू किया, क्या मिला? घंटा? इस सिस्टम के ऊपर बैठे लोग कुछ नहीं करने देंगे। वे बड़े मजबूत लोग हैं। ऊपर से नीचे तक एक चेन बनी हुई है। जब भी मैंने किसी ताकतवर आदमी के ऊपर हाथ डालने की कोशिश की, मेरा ट्रांसफर किया गया। एक बार तो साल में लगातार 10 बार मेरा तबादला हुआ। लोगों को लगता है कि आईपीएस बहुत बड़ी चीज है। कुछ नहीं, चिरकुट छाप नेता भी आकर धमका जाता है। आप लॉबिंग नहीं करेंगे तो डाल दिया जाएगा किसी कोने में, पड़े रहिए। एक बार एक खनन माफिया को पकड़ा तो मुझे ही फंसा दिया गया। कई झूठे आरोप लगा दिए गए। किसी कुलीग ने मेरी मदद नहीं की। मैं डिप्रेशन में चला गया, किसी तरह उबर पाया। फिर मुझे लगा छोड़ दो, किसी तरह के सपने मत देखो, लिमिट में रहो। आखिर मैं भी मनुष्य हूं, मेरे भी बाल बच्चे हैं। अब मैं कुछ नहीं बोलता। गड़बड़ियां हो रही है, होने दो। मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा, पर मैं उसे रोकूंगा भी नहीं। अब क्या लाइफ है मेरी? कभी कभी सोचता हूं क्यों जी रहा हूं मैं। किसी कुछ दिन बाद रिटायर हो जाऊंगा। नेताओं से यारी तो है नहीं कि मुझे किसी कमेटी का हेड या किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाएगा। पेंशन से जिंदगी कटेगी, बच्चे बाहर चले गए, मैं और पत्नी रह जाएंगे अकेले, मौत का इंतजार करते हुए। अरे मेरे पास क्या है यार? एक 2 बेडरूम फ्लैट के अलावा कुछ नहीं है। हमारे कुलीग्स को जाकर देखो, करोड़ों की संपत्ति है। पर मुझे इसका अफसोस नहीं। दुख तो इस बात का है कि जो सोचा वो कर नहीं पाया, सब बेकार चला गया। यह कहकर वे सिसकने लगे। कृष्ण ने उनकी पीठ थपथपाकर कहा, सब ठीक हो जाएगा। प्रकाश अब और जोर से रोते हुए बोले, क्या ठीक होगा? कुछ ठीक नहीं होगा। हमने नेताओं से डांट खाई, पब्लिक से डांट खाई और अपने बच्चों से भी डांट खाई। क्या मिला इस जीवन में? वी आर लूजर्स। कृष्ण ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम सबका जीवन ऐसा ही है यार। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूं? हाँ, मैंने अपनी मर्जी से अपना करियर चुना। सोचा था खूब पढ़ूंगा, लिखूंगा, रिसर्च करूंगा, एक नामी इंटेलेक्चुअल बनूंगा। पर क्या बनकर रह गया? बस एक मास्टर। मेरे ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव रहता है। ना जाने कितने रद्दी शोधों को पास किया है मैंने, सिर्फ इसलिए कि प्रिंसिपल का दबाव था, कभी वीसी का दबाव था। जातिवाद की तो पूछो मत। इसी के आधार पर नौकरी मिलती है, पोस्टिंग होती है। आपकी कास्ट का प्रिंसिपल है तो ठीक, नहीं तो गए आप तेल लेने। बकायदा ऊपर से आदेश आता है कि बच्चों को नकल करने दीजिए। मैंने एक बार मंत्री की बहू को नकल करते पकड़ा तो मेरे ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। बड़ी मुश्किल से पिंड छूटा यार। ढंग से पढ़ाओ तो आफत, न पढ़ाओ तो समस्या। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। सोचा था किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा, पर पता चला कि हर जगह जबरदस्त लॉबिंग है। यह कहते हुए कृष्ण कांपने लगे। उनके हाथ से ग्लास छूट कर गिर गया। प्रकाश ने कहा, हम सब कुछ नहीं कर पाए। वी आर फक्ड, वी आर फक्ड। हम सब कुछ नहीं कर पाए। हमें मर जाना चाहिए। घिसट घिसट कर जीने से कोई फायदा नहीं। अवध और कृष्ण हैरत भरी नजरों से प्रकाश को देखने लगे। प्रकाश झूलते हुए खड़े हुए, मैं जाना चाहता हूं। अपने प्यारे दोस्तों के सामने इस दुनिया को अलविदा कहना चाहता हूं। उन्होंने अपनी जेबें टटोली और कहा, कहाँ है मेरी रिवॉल्वर? मेरी रिवॉल्वर कहाँ गई? लगता है मेरी अटैची में है। प्रकाश कमरे में इधर उधर देखने लगे।
लेकिन बात तो सुनो, कृष्ण ने घबरा कर कहा। वे पसीने से तरबतर थे। तभी अवध बोले, मैं भी चलूंगा दोस्त, एक गोली मेरे नाम भी कर दो। अब क्या बचा रह गया जीवन में? मेरे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों बच्चे सेटल हो गए, वे अपनी मां को संभाल लेंगे। कृष्ण ने कहा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे सब समझ में आ गया, चल तू भी मेरे साथ चल। अवध ने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। कृष्ण ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम दोनों को ज्यादा चढ़ गई है। बिल्कुल नहीं, प्रकाश बोले, सच कहूं तो अब मेरा नशा टूटा है। इतने दिन हम नशे में थे, पावर के झूठे नशे में। सोचो कैसा लगेगा जब कल सुबह हम तीनों की लाश बरामद होगी। एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर, सीनियर जर्नलिस्ट और विख्यात बुद्धिजीवी। हम सुसाइड नोट लिख कर जाएंगे कि हम इस समाज को बदल न सके, इसलिए दुनिया से जा रहे हैं। हमारी आत्महत्या पर बहस होगी। यह सवाल उठेगा कि तीन अहम मोर्चे पर बैठे लोग कुछ नहीं कर पाए, तो सोचो इस सिस्टम का क्या हाल हो गया है। हो सकता है हमारी मौत कुछ लोगों में एक्टिविज्म पैदा कर दे। यह कहकर प्रकाश अलमारी की तरफ बढ़े। कृष्ण ने कहा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, मेरे घर में शादी है, हंसी खुशी का माहौल है, मेहमान आए हुए हैं, और तुम मरने मारने की बात कर रहे हो। हमें क्या हक है कि हम उनकी खुशियों पर पानी फेर दें? आखिर उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है यार? और फिर मरना कौन सा समाधान है? यह सुनकर प्रकाश के पैर ठिठक गए। कुछ देर के लिए वे खड़े रहे, फिर कृष्ण के कंधे पर सिर रखकर फपक पड़े। तो क्या करूं मैं दोस्त, क्या करूं? माना कि हम सबकी जिंदगी बेकार गई, माना कि हम सबकी जिंदगी बेकार गई, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम जिंदगी ही छोड़ दें। क्यों ना हम सब एक नए तरीके से जिए, एक नई पारी। प्रकाश और अवध अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। कृष्ण ने नीचे गिरे एक ग्लास को उठाकर मेज पर रखा और कहा, हम सब अपने काम से उबे हुए हैं, क्यों ना कोई नया काम करें। यार अब हमारे सामने पहले की तरह आजीविका की मजबूरी नहीं है। एक ऐसा काम करें जिससे संतोष हो और दूसरों का भी भला हो। हम सब अपनी अपनी नौकरी छोड़ दें। हम उन्हें हम गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करते हैं। उन्हें एकदम नए ढंग से पढ़ाएंगे। हम उन्हें केवल आदर्श नहीं सिखाएंगे, उन्हें बताएंगे कि जिंदगी खूबसूरत है तो बदसूरत भी। जिंदगी में समझौते भी करने पड़ते हैं। हम उन्हें केवल किताबी ज्ञान नहीं देंगे, जीवन की वास्तविकताओं के बारे में बताएंगे। एक नए तरह का पाठ्यक्रम मेरे जहन में है। सिद्धांत और व्यवहार का मेल रहेगा उसमें। अरे कुछ तो अच्छे नागरिक बना सकते हैं हम। बोलो, मेरा साथ दोगे? हम तीनों के काफी संपर्क हैं। हम साधन जुटा लेंगे, यहीं खोलेंगे स्कूल, शिक्षा में एक अद्भुत प्रयोग करेंगे। बोलो, दोगे साथ? प्रकाश और अवध ने कुछ देर सोचा, फिर हाथ बढ़ाया। तीनों हाथ एक साथ मिले। प्रकाश ने कहा, तो इसी बात पर एक पैग और वह खाली ग्लासों में शराब डालने लगे। अवध ने कहा, कल मेरा पहला कदम होगा इस्तीफा। मैनेजर के मुंह पर दे मारूंगा। वह मानता है कि हिंदी का पत्रकार नौकरी छोड़कर जा ही नहीं सकता। इस पर तीनों हंसे और लुढ़क कर गिर गए। ठीक उस वक्त जब ललछौं धूप का एक टुकड़ा खिड़कियों के पर्दों के बीच से अंदर गिरा, एक मोबाइल की घंटी बजी। कमरे में कालीन पर उल्टे सीधे ढंग से सोए प्रकाश, अवध और कृष्ण अपनी अपनी जगह पर थोड़ा हिले। प्रकाश उठकर पलंग पर पसर गए, लेकिन तभी मोबाइल दूसरी बार बजा तो वे उठ बैठे। उन्होंने कॉल रिसीव करने के लिए बटन दबाया और उठकर बाथरूम में चले गए। थोड़ी देर बाद जब लौटे
तो तरोताजा दिख रहे थे। रात की थोड़ी भी छाया उनके चेहरे पर नहीं थी। उन्होंने कृष्ण और अवध को झकझोर कर उठाया। दोनों उठ बैठे। कृष्ण ने पूछा, क्या हुआ? प्रकाश ने खास अंदाज में कहा, तुम्हारे स्टेट का नया डीजीपी तुम्हारे सामने है। अवध और कृष्ण उनकी बात का आशय समझने की कोशिश करने लगे। उन्हें असमंजस में देख प्रकाश ने फिर कहा, तुम मुझे गुरु, मुझे बधाई दो, मुझे डीजीपी बना दिया गया है। अभी चीफ मिनिस्टर के पीए का फोन आया था। आज दिन में कैबिनेट की मीटिंग में फैसले पर मुहर लग जाएगी। मुख्यमंत्री ने कल ही सबको बता दिया है। मुझे तुरंत बुलाया गया है। मुझे अभी निकलना होगा। बधाई हो। अवध ने जम्हाई लेते हुए कहा। प्रकाश ने उत्साह में कहा, मुझे पता था एक न एक दिन ऐसा होगा। कोई कितना इग्नोर करेगा यार। टैलेंट छुपता नहीं है। हर कोई मेरी क्षमता जानता है। कृष्ण ने कहा, लेकिन अब तो तुम सीएम की कठपुतली बनकर रह जाओगे। प्रकाश ने छूटते ही कहा, एक राज्य का डीजीपी होना बहुत बड़ी बात है। पुलिस महकमे का मुखिया। अवध कुछ कहने जा रहे थे, तभी उनका मोबाइल बज उठा। वो बात करने के लिए कमरे से बाहर निकल गए। प्रकाश ने कहा, मैं जल्दी से तैयार होता हूँ। पहुंचने में कम से कम 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। कृष्ण ने कहा, लेकिन तुम तो नौकरी छोड़ने की बात कह रहे थे। प्रकाश ने इस बात को अनसुना करते हुए कहा, मैं एक नया वर्क कल्चर लाऊंगा पुलिस में। कृष्ण ने गौर से प्रकाश की ओर देखते हुए कहा, हम लोग एक नए तरह का स्कूल खोलने वाले थे। तभी अवध दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने प्रकाश से कहा, मैं भी तुम्हारे ही साथ निकलूंगा। अरे मुझे चीन जाना है राष्ट्रपति के साथ। अपने अखबार से मुझे भेजा जा रहा है। एडिटर का फोन आया था। बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था। कृष्ण ने कहा, आज क्या बात है? चारों तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। अवध ने अपनी धुन में कहा, चीन जाना मेरा सपना रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए भी उसने इतना विकास कैसे कर लिया। मैं देखना चाहता हूं मार्क्सवाद और बाजार के तालमेल वाली व्यवस्था। कृष्ण ने कहा, लेकिन तुम तो मैनेजर के मुंह पर इस्तीफा मारने वाले थे। इस पर अवध कुछ सोचने लग गए। फिर उन्होंने कहा, इस पर बाद में सोचेंगे, फिलहाल तो जाना ही पड़ेगा। मैं तैयार होता हूँ। कृष्ण ने याद दिलाया, हम लोग एक स्कूल खोलने वाले थे। अवध बोले, तुम पहले एक खाका तैयार करो, फिर देखते हैं। अब प्रकाश ने कहा, तुम शुरू तो करो, हम लोग बाद में उसमें शामिल हो जाएंगे। कृष्ण इस पर जोर से हंसे। प्रकाश और अवध ने एक दूसरे को देखा, फिर कपड़े बदलने लगे। तभी कृष्ण का मोबाइल बज उठा। कृष्ण ने चाह कर कहा, लगता है मेरी भी जिंदगी बदलने वाली है। उन्होंने ज्यों ही सेलफोन पर उंगलियां फिराई, उधर से मिठाई वाले की आवाज आई। सर, मिठाई का बिल भिजवा दो। कृष्ण ने तमतमा कर कहा, आज नहीं, धन्यवाद। तो ये थी कहानी कत्ल की रात। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको पसंद आई होगी। आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरी कहानी सुनी, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। एक बार फिर जनसुलभ पुस्तकालय को धन्यवाद, और अर्पण कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये कहानी पढ़ने का अवसर दिया। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।